Welcome once again. Earlier I have explained about dates, how dates important in history. Now I will explain how do we periodize. मीन्स हम कैसे जो टाइम है उसको पीरियड्स में डिवाइड करते हैं और किस किसने ये किया है. In 1817, James Mill, a Scottish economist and political philosopher, published a massive 3-volume works, A History of British India. उसने एक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया एक बुक लिखी थी एंड ही वॉज अ स्कॉटिश इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फिलोसफर. ठीक है, और उसकी जो बुक थी वो 3 वॉल्यूम में थी, 3 पार्ट में थी. तो इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट हिंदू, सेकंड मुस्लिम एंड ब्रिटिश. और ये जो पीरियडाइजेशन थी ये वाइडली एक्सेप्टेड की गई उस टाइम पे. तो क्या आप सोच सकते हो कि कोई प्रॉब्लम आई होगी इंडियन हिस्ट्री को इस वे से देखने के लिए. वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड. मीन्स हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है हिस्ट्री को डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड करने की. we do so in an attempt to capture the characteristic of a time. मतलब हम उस टाइम की जो विशेषता है उसको कैप्चर करना चाहते हैं. कुछ सोचना चाहिए. मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, हिस्टोरियन हैव यूजली डिवाइड. मतलब जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने ये सारा कुछ ऑब्जर्व किया और जो इंडियन हिस्ट्री है उसको एंशियंट, मिडेवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में डिवाइड किया. ठीक है, दिस डिवीज़न टू हैज़ इट्स प्रॉब्लम. इसमें भी प्रॉब्लम्स थी. इसकी जो पीरियडाइजेशन थी वो कहाँ से बोरो की गई थी, वो वेस्ट कल्चर से बोरो की गई थी. सो उसमें साइंस, रीज़न, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी का जो था वो ज़्यादा डोमिनेट किया हुआ था. उसमें ज़्यादा बताया हुआ था. So medieval was a term used to describe a society where these features of modern society did not exist. जो modern society में जो features बताए हुए हैं वो medieval period में नहीं बताए हुए थे. ओके, नाउ जो एंशियंट हिस्ट्री है उसमें हमने रीड किया है एंशियंट्स के बारे में, लाइक अर्ली मैन के बारे में. मॉडर्न हिस्ट्री में मिडेवल हिस्ट्री में जो 700 से लेके 1750 तक जो भी चेंजेस आए वो बताया हुआ है. और मॉडर्न हिस्ट्री में मोरोवर ज़्यादा बताया हुआ है ब्रिटिश हिस्ट्री को. ठीक है, उसमें उन्होंने फोकस किया हुआ है. नाउ मैनी हिस्टोरियन देयरफॉर रेफर टू दिस पीरियड एज अ कॉलोनियल. जो ज़्यादा हिस्टोरियन है उन्होंने इस पीरियड को बताया है कॉलोनियल पीरियड. ठीक है, नाउ यू आर थिंकिंग दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉलोनियल. कॉलोनियल होता क्या है. In this book, you will read about the way the British came to conquer the country and establish their rule. आप इस बुक में भी पढ़ोगे कैसे ब्रिटिशर इंडिया में आए और उन्होंने कैसे अपना रूल एस्टैब्लिश किया. ठीक है, कैसे उन्होंने सब्जगेटिंग किया जो लोकल नवाब एंड राजाज हैं. सब्जगेटिंग मीन्स कि कैसे उन्होंने प्रेशराइज किया. जब एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री को दबाती है उसके पॉलिटिकल बैकग्राउंड को लेके, चाहे इकोनॉमिक्स को, चाहे सोशल चेंजेस लाना चाहती है, कल्चरल चेंजेस लाना चाहती है, तो उसको बोलते हैं कॉलोनाइजेशन. यू विल हाउएवर फाइंड दैट ऑल क्लासेस एंड ग्रुप्स डिड नॉट एक्सपीरियंस दीज चेंजेस इन द सेम वे. मतलब जो भी लोग आए हैं, जितने भी चेंजेस जो आए हैं, जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किए हैं ग्रुप ऑफ पीपल ने, वो क्या किया है, एक ही टाइम पे नहीं किए हैं. ठीक है, कभी किसी ने एक टाइम पे किया है, कभी किसी ने कुछ अलग टाइम पे. दैट इज़ वाई द बुक इज़ कॉल्ड आवर पास्ट इन द प्लूरल. तो पास्ट को प्लूरल फॉर्म में बोला गया इसलिए. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डू वी नो. What sources do historians use in writing about
250 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। मतलब क्या क्या सोर्सेज यूज़ किए हैं उन्होंने। सो फर्स्ट है इंडियन हिस्ट्री को जो जो उन्होंने रिकॉर्ड करके रखा है। तो फर्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। जो जहाँ पे जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट सोर्स है, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने जो ऑफिशियल्स रिकॉर्ड्स प्रिजर्व करके रखे हैं, देयर आई एम अंडरलाइनिंग। तो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश क्या था कि एक्ट ऑफ राइटिंग वाज इम्पोर्टेंट। ठीक है, जो लिख के जो रखते हैं दैट इज इम्पोर्टेंट। तो आपको पता है जो ब्रिटिशर थे वो प्रॉपर प्लानिंग करते थे, प्रॉपर वे से वो वर्क करते थे। ठीक है, दैट्स वाई दीज कंट्रीज आर वेरी डेवलप्ड कंट्रीज। सो every instruction, plan, policy, decision, agreement, investigation had to be clearly written up। मतलब कोई भी एग्रीमेंट हो, कोई पॉलिसी हो, कोई इन्वेस्टिगेशन हो, डिसीजन हो, उसको लिख के रखना क्या है, ज़रूरी है एज ए एविडेंस। जब वंस दिस वॉज डन थिंग्स कुड बी प्रॉपरली स्टडीड एंड डिबेटेड। ठीक है, अगर एक बार ये हो जाए तो जो चीज़ें हैं उनको हम प्रॉपर से स्टडी कर सकते हैं, उनके ऊपर डिबेट कर सकते हैं। तो दिस कन्वेक्शन प्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोज, नोटिंग एंड रिपोर्ट्स। मेमोज होते हैं जिसमें हम अपने रिकॉर्ड्स, जो फाइल्स होती हैं जिनको लिख के रखते हैं। ठीक है, नोटिंग्स होते हैं, यहाँ पे नोट्स लिखते हैं, और रिपोर्ट्स को भी वो क्या करते थे, एज ए प्रिजर्व करके रखना चाहते थे। नाउ द ब्रिटिश ऑल्सो, सेकेंड पैराग्राफ, felt that all important documents and letter needed to be carefully preserved। इसमें बताया कि जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको केयरफुली प्रिजर्व करके रखना चाहिए। ठीक है, तो सो दे सेटअप रिकॉर्ड्स रूम, इसके लिए एक अलग से रिकॉर्ड रूम होना चाहिए। तो विलेज में विलेज तहसीलदार ऑफिस होता है जिसमें सारे रिकॉर्ड्स वगैरह रखे जाते हैं। एक कलेक्ट्रेट होता है, कमीशंस ऑफ ऑफिस होते हैं, प्रोविजनल सेक्रेटरीट्स होते हैं, लॉ कोर्ट्स होते हैं, ऑल हैड देयर रिकॉर्ड्स रूम। ठीक है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट है इन सब के क्या होते हैं, रिकॉर्ड्स रूम्स होते हैं। जो स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन लाइक आर्काइव्स एंड म्यूजियम वर ऑल्सो एस्टेब्लिश टू प्रिजर्व इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स। जिसमें आर्काइव्स में जिसमें मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस वगैरह रखते हैं, म्यूज़ियम में भी वो सब एस्टैब्लिश किए गए ये जो रिकॉर्ड्स थे उनको प्रिजर्व करने के लिए। जो लेटर्स होते हैं, जो मेमोज होते हैं, वो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में जाते थे 19th सेंचुरी में। ठीक है, सो कैन स्टिल बी रीड इन आर्काइव्स। आप अभी भी उनको आर्काइव्स में देख सकते हो। You can also study the notes and reports that district official prepared, or the instructions and directives that were sent by official at the top of provincial administrative। मतलब जो उन्होंने रिकॉर्ड्स रखे थे अभी भी हम देख सकते हैं, उनको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, वो सारे रिकॉर्ड्स। तो जो अर्ली ईयर 19th सेंचुरी का जो अर्ली ईयर था उनको केयरफुली कॉपी किया गया इन डॉक्यूमेंट्स को, और उनको लिखा जो कैलीग्राफर्स होते हैं उन्होंने। कैलीग्राफर्स होते हैं लाइक जो बहुत जिनकी अच्छी हैंड राइटिंग होती है, कॉल्ड कैलीग्राफी। ठीक है, आर्ट ऑफ गुड हैंड राइटिंग। सो बाय दोज हु स्पेशलाइज्ड इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग बाय द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी विद द स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग, जो मल्टीपल कॉपीज ऑफ दीज रिकॉर्ड्स वर प्रिंटेड एट प्रोसीडिंग ऑफ ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। और जो ये थी बाद में जब प्रिंटिंग प्रेस आई तो उसकी बहुत सारी कॉपीज़ बना के अलग अलग ऑफिसेज में भेज दी गई इन डॉक्यूमेंट्स की जो उन्होंने प्रिजर्व किए हुए थे। ठीक है, हेयर वन रिपोर्ट इज़ देयर, रिपोर्ट ऑफ होम डिपार्टमेंट, ये आप खुद पढ़ लेना। ठीक है, so there is one example they have given, the National Archives of India came up in the 1920। यहाँ पे ये सारे रिकॉर्ड्स वगैरह रखे होते थे, ये पिक्चर में आपको बताया हुआ है। नाउ जो
सर्वे बिकेम इम्पॉर्टेंट। जो सर्वे होता है, जो स्टडी होती है, वो क्या होती है, इम्पॉर्टेंट होती है। ओके, जो सर्वे, द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग, वो भी किसके अंडर आए, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आए। तो द ब्रिटिश बिलीव दैट अ कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेटेड। एक कंट्री तभी अच्छी तरह से चल सकती है जब उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है वो इफेक्टिव होना चाहिए, प्रॉपर रिकॉर्ड्स होने चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, सब कुछ प्रॉपरली, जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, नोटिंग्स हैं, सब कुछ अच्छे से लिखा होना चाहिए। सो इसके बाद क्या हुआ, अर्ली 19th सेंचुरी में जो डिटेल्ड सर्वे वर बीइंग कैरिड आउट टू मैप द एंटायर कंट्री। इन द विलेज रेवेन्यू सर्वे, वो मतलब विलेज, पूरी कंट्री में सर्वे किए गए, विलेजेस में रेवेन्यू सर्वे किए गए, कितना जो रेवेन्यू है कहाँ से कलेक्ट किया जाता है, कहाँ से कितनी इनकम आती है। तो बाद में द एफर्ट वॉज टू बी नोन द टोपोग्राफी, मतलब ये सर्वे किए गए विलेज में कि टोपोग्राफी होती है जो किसी एरिया की फिजिकल, मतलब सॉइल कैसी है, उसकी जो फिजिकल जो उसका स्ट्रक्चर है वो कैसा है, क्वालिटी कैसी है सॉइल की, फ्लोरा प्लांट्स वगैरह के कैसे हैं, वाइल्ड लाइफ कैसी है, फोना फ्लोरा, द लोकल हिस्ट्रीज कैसी है उस प्लेस की, ठीक है, एंड द कॉपिंग पैटर्न ऑल द फैक्ट सीन एज नेसेसरी टू नो अबाउट टू एडमिनिस्टर द रीजन। तो उसको, उस पूरे एरिया को एग्जामिन किया गया उसके बाद। ओके, सो एवरी 10 ईयर उन्होंने क्या किया कि सेंसस ऑपरेशन वॉज हेल्ड एवरी 10 ईयर। सेंसस का मतलब होता है जो जनगणना जिसको बोलते हैं, ठीक है। सो दीज प्रिपेयर डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इन ऑल द प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, मतलब कितने लोग रहते हैं, कितने मैन हैं, कितने वुमेन हैं, कितने बच्चे हैं, ये सारा कुछ रिकॉर्ड रखा गया। और भी कई सर्वे हुए, लाइक botanical survey, geological survey, archaeological survey, and forest survey also, anthropological survey. There are so many surveys were there, like geography कैसी है वहाँ की, उनकी like plants की क्या condition है, ठीक है, archaeological का कैसे कैसे वहाँ पे buildings वगैरह हैं वो कैसी हैं। now what ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल, मतलब जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है जो क्या नहीं बताते हैं। फ्रॉम दिस वास्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स वी कैन गेट टू नो अ लॉट, बट वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। मतलब ये क्या है, बताते तो बहुत कुछ हैं, जितना भी रिकॉर्ड्स जो हमने स्टडी किया है, जितना भी उन्होंने बनाए हैं, सर्वे किए हैं, काफ़ी ज़्यादा कुछ बताते हैं, बट हमें एक चीज़ रिमेंबर रखनी चाहिए कि ये क्या होते हैं, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड होते हैं। दे टेल अस व्हाट द ऑफिशियल थॉट्स, व्हाट दे वर इंटरेस्टेड इन, मतलब इसमें सिर्फ वही बताते हैं कि जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो सरकारी जो कर्मचारी होते हैं, वो क्या सोचते थे, वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड थे, और वो कौन कौन सी चीज़ों को प्रिजर्व करना चाहते थे, पोस्टेरिटी क्या थी, ठीक है, मतलब जो आने वाले जो समा था उसके बारे में वो कैसा सोचते थे। सो दिस रिकॉर्ड डू नॉट ऑलवेज हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल इन द कंट्री फेल्ट एंड व्हाट ले बिहाइंड देयर एक्शन, मतलब ये रिकॉर्ड्स कभी ये नहीं बताते कि दूसरे कंट्रीज के जो लोग हैं, मतलब हमारी कंट्री के जो लोग हैं वो क्या चाहते थे, ठीक है। तो मतलब इन सब को बनाने में क्या क्या एक्शन किए गए, क्या क्या चीज़ें हुई, ठीक है। फॉर दैट वी नीड टू लुक एल्सवेयर, व्हेन वी बिगिन टू सर्च फॉर दोज अदर सोर्सेज वी फाइंड देम इन प्लेंटी, मतलब जैसे जैसे हम ये कोशिश करते हैं ढूंढने की अदर सोर्सेज, तो हमें काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज मिलते हैं। तो इससे ऑफिशियल्स रिकॉर्ड को ढूंढना, मतलब ये रिकॉर्ड्स कभी ये नहीं बताते कि दूसरे कंट्रीज के जो लोग हैं, मतलब हमारी कंट्री के जो लोग हैं वो क्या चाहते थे, ठीक है। तो मतलब इन सब को बनाने में क्या क्या एक्शन किए गए, क्या क्या चीज़ें हुई, ठीक है। फॉर दैट वी नीड टू लुक एल्सवेयर,
when we begin to search for those other sources we find them in plenty। मतलब जैसे जैसे हम ये कोशिश करते हैं ढूंढने की अदर सोर्सेज तो हमें काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज मिलते हैं। तो इससे ऑफिशियल्स रिकॉर्ड को ढूंढना तो मुश्किल है। वी हैव डायरीज ऑफ पीपल्स, जो डायरीज़ होती हैं लोगों की जो जिन्होंने लिखी हैं उस टाइम पे, वो हमारी हेल्प करती हैं। जो अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स हैं, जो उस टाइम पे जो पिलग्रिम्स आए थे, लाइक फायान आया था, ह्यूंगशैंग आए थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं। ठीक है। सो एंड ट्रैवलर्स जो बुक्स लिखी हैं, जो उनकी हिस्ट्री है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़, जो उन्होंने अपने उस टाइम पे पीरियड्स पे बुक्स लिखी थी। पॉपुलर बुकलेट्स थी जो वहाँ लोकल बाज़ार में सेल होती थी। जैसे जैसे प्रिंटिंग स्प्रेड होती गई, न्यूज़पेपर पब्लिश होते गए, एंड वो जो लोगों में जो इश्यूज थे इन चीज़ों को लेके, इनमें डिबेट होना शुरू हो गया। जो लीडर्स थे, जो रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने इन आइडियाज़ को स्प्रेड किया। पोइट्स और नॉवलिस्ट ने उनकी फीलिंग को अपने जो उनकी पोइट्री थी, जो उनकी राइटिंग्स थी, उनमें लिखा। सो ऑल दीज सोर्सेज जो भी हैं, हाउएवर वर प्रोड्यूस्ड बाय दोज हु वर लिटरेट। मतलब जो लोग लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके लिए वो सोर्सेज क्या थे, बनाए गए, प्रोड्यूस किए गए। From these we will not be able to understand how history was experienced and lived by the tribal and the peasants। मतलब इससे तो सिर्फ पढ़े लोगों को फ़ायदा हुआ, बट उन लोगों को क्या, जो ट्राइबल लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, इलिटरेट थे, किसान थे, जो दास थे, जो वर्कर्स थे, जो माइंस में काम करते थे, जो पुअर लोग थे, बैगर्स थे, गेटिंग टू नो देयर लाइफ इज़ अ मोर डिफ़िकल्ट टास्क। उनकी लाइफ के बारे में जानना एक काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है। येट दिस कैन बी डन इफ़ वी मेक अ लिटल बिट ऑफ एफर्ट्स। व्हेन यू रीड दिस बुक यू विल सी हाउ दिस कैन बी डन। मतलब आगे जब आप बुक पढ़ोगे, ये मतलब उन लोगों के बारे में जानना थोड़ा टफ है, बट कोई भी चीज़ टफ नहीं होती। जैसे जैसे हम एफर्ट करते हैं, हमें वो चीज़ क्या करते हैं ढूंढने की अदर सोर्सेज, तो हमें काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज मिलते हैं। तो इससे ऑफिशियल्स रिकॉर्ड को ढूंढना तो मुश्किल है। वी हैव डायरीज ऑफ पीपल्स, जो डायरीज़ होती हैं लोगों की जो जिन्होंने लिखी हैं उस टाइम पे, वो हमारी हेल्प करती हैं। जो अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स हैं, जो उस टाइम पे जो पिलग्रिम्स आए थे, लाइक फायान आया था, ह्यूंगशैंग आए थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं। ठीक है। सो एंड ट्रैवलर्स जो बुक्स लिखी हैं, जो उनकी हिस्ट्री है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़, जो उन्होंने अपने उस टाइम पे पीरियड्स पे बुक्स लिखी थी। पॉपुलर बुकलेट्स थी जो वहाँ लोकल बाज़ार में सेल होती थी। जैसे जैसे प्रिंटिंग स्प्रेड होती गई, न्यूज़पेपर पब्लिश होते गए, एंड वो जो लोगों में जो इश्यूज थे इन चीज़ों को लेके, इनमें डिबेट होना शुरू हो गया। जो लीडर्स थे, जो रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने इन आइडियाज़ को स्प्रेड किया। पोइट्स और नॉवलिस्ट ने उनकी फीलिंग को अपने जो उनकी पोइट्री थी, जो उनकी राइटिंग्स थी, उनमें लिखा। सो ऑल दीज सोर्सेज जो भी हैं, हाउएवर वर प्रोड्यूस्ड बाय दोज हु वर लिटरेट। मतलब जो लोग लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके लिए वो सोर्सेज क्या थे, बनाए गए, प्रोड्यूस किए गए। From these we will not be able to understand how history was experienced and lived by the tribal and the peasants। मतलब इससे तो सिर्फ पढ़े लोगों को फ़ायदा हुआ, बट उन लोगों को क्या, जो ट्राइबल लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, इलिटरेट थे, किसान थे, जो दास थे, जो वर्कर्स थे, जो माइंस में काम करते थे, जो पुअर लोग थे, बैगर्स थे, गेटिंग टू नो देयर लाइफ इज़ अ मोर डिफ़िकल्ट टास्क। उनकी लाइफ के बारे में जानना एक काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है। येट दिस कैन बी डन इफ़ वी मेक अ लिटल बिट ऑफ एफर्ट्स। व्हेन यू रीड दिस बुक यू विल सी हाउ दिस कैन बी डन। मतलब आगे जब आप बुक पढ़ोगे, ये मतलब उन लोगों के बारे में जानना थोड़ा टफ है, बट कोई भी चीज़ टफ नहीं होती। जैसे जैसे हम एफर्ट करते हैं, हमें वो चीज़ क्या मिलती जाती है। आप जैसे जैसे ये बुक पढ़ोगे, आपको और ज़्यादा
काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज मिलेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि इन लोगों की लाइफ कैसी थी। आगे हम पढ़ेंगे पीजेंट्स की लाइफ के बारे में, लेबर्स की लाइफ के बारे में, वर्कर्स की लाइफ के बारे में। सो आई एम गोइंग टू एंड दिस लेक्चर. If you like this lecture, if you like this video, do like, comment